हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अपने घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, पोषक पदार्थों के बारे में आपसे कहा था कि आपसे एक नया सब्जेक्ट शुरुआत हुई है और उसमें आपको पोषक पदार्थों के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो पसंद आया होगा तथा आपको कोई समस्या हो उसमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज से उसी टॉपिक को आगे शुरुआत करते हुए हम लोग देखेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग जानेंगे, तो आइए देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के बारे में सर्वप्रथम जानने के लिए बताएंगे प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन एक ऐसा जटिल कार्बनिक यौगिक है जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस कुछ मात्रा तक, यानी सर्वाधिक मात्रा में अगर पाए जाते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे तत्व पाए जाते हैं प्रोटीन में, यानी जटिल कार्बनिक यौगिक है ये। और प्रोटीन के बारे में सर्वप्रथम यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन का नामकरण। बर्जीलियस एवं मूल्डर, आरजे मूल्डर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1838 में प्रोटीन का वर्गीकरण विश्लेषण किया था। उसके बाद उन्हीं के ही सहयोगी थे बर्जीलियस, तो बर्जीलियस ने प्रोटीन का नामकरण दिया। तो आपसे पेपर में अगर यदि पूछा जाता है प्रोटीन की खोज किसने की और पेपर में अगर ऑप्शन में मूल्डर नहीं है तो ऑप्शन आपका होगा बर्जीलियस। तो आंसर मोस्टली पेपर में बर्जीलियस ही देते हैं, तो आप लोग बर्जीलियस को ही लगाइएगा। तो प्रोटीन की खोज करता है बर्जीलियस। अब इसी में आगे देखेंगे कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयां होती हैं। अब बात आती है अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल जल में घुलनशील, मीठे, रंगहीन होते हैं। अमीनो अम्ल होते क्या है? ये कार्बन के परमाणु की तरह जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मीथेन देखेंगे तो मीथेन का अगर जैसे CH4 है तो कार्बन की हम लोग संयोजकता जानते हैं 4 होती है कार्बन की संयोजकता, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। यहीं पर ऐसे ही अमीनो अम्ल जो बनते हैं, अमीनो अम्ल में भी एक परमाणु हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, एक और दूसरा सिर के सेंटर में कार्बन है, एक और हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, एक और वो कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा होता है, एक और वो NH2 से जुड़ा होता है। ये अमीनो समूह होता है। NH2 जो होता है ये अमीनो समूह होता है और एक और विशिष्ट परमाणु से जुड़ा होता है। ये विशिष्ट परमाणु R के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, हाइड्रोजन होता है, अमीनो समूह होता है और विशिष्ट परमाणु होता है। पूरी प्रकृति में अमीनो अम्ल की संख्या 20 से 22 बताई गई है, जिसमें मनुष्यों के शरीर में 10 पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसका 10 का संश्लेषण पहले से ही होता है और 10 का संश्लेषण उसको बाहर से लेना पड़ता है। तो जो 10 हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं उन्हें हम अनानिवार्य या नॉन इसेंशियल बोलते हैं, और 10 जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं वो हमारे लिए कंपलसरी होते हैं, उन्हें हम लोग अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है, ये कार्बोक्सिलिक समूह जब दूसरे एक अमीनो अम्ल का ये कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ता है तो उस जगह पर दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जो पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बाद में प्रोटीन का ही निर्माण करते हैं। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं प्रोटीन का जो बेस होता है, प्रोटीन की जो नींव होती है वो अमीनो अम्ल ही होती है। अमीनो अम्ल ही इनकी संयोजक इकाइयां हैं। इनमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह के जुड़ने से पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, तैयार होता है कि प्रोटीन का निर्माण किस बंध के द्वारा होता है। तो प्रोटीन का निर्माण ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो हमारा पेप्टाइड बंध के द्वारा ही होता है। और इसके अलावा आपको बताएं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं।
इसमें अल्प मात्रा में गंधक, आयोडीन, लोहा, फास्फोरस भी पाए जाते हैं अल्प मात्रा में। सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। कोई भी प्रोटीन बिना नाइट्रोजन के नहीं होती है, क्योंकि उसमें ना अमीनो समूह जुड़ा होता है और अमीनो अम्ल से बने ही होते, इसलिए सीधी सी बात है कि सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन तत्व अवश्य पाया जाएगा। प्रोटीन के बारे में आपको बताया जाए तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जीव शरीर की कोशिकाओं में हजारों तरीके के परमाणु होते हैं, हजारों तरीके की उनमें प्रोटीन होती हैं, जिसमें लगभग अगर पूरे शरीर में देखा जाएगा तो हमारे शरीर में सभी पोषक पदार्थ, 7 पोषक पदार्थ आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, न्यूक्लिकम। इन सभी 7 पोषक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा हमारे शरीर में जल पाया जाता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो हमारी होती है प्रोटीन की। प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। जीव शरीर में प्रोटीन की मात्रा, सभी जीव शरीर में प्रोटीन की मात्रा हम लोग आगे देखेंगे, जो हमारे शरीर में लगभग शरीर का 14 से 15% भाग होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में प्रोटीन में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो होती है 16%। जल की मात्रा 57 से 65% तक होती है। इसके बाद प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 15% होती है, और जो प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा है वो है 16%। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे। आइए देखते हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है। प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। आकृति की, प्रोटीन की आकृति के आधार पे, प्रोटीन की भूमिका के आधार पे, विशिष्ट भूमिका के आधार पे, और प्रोटीन के रासायनिक संयोजन के आधार पे। अगर हम आकृति यानी प्रोटीन की जो डिजाइन होती है उस आधार पर देखेंगे तो प्रोटीन हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है तंतुमय, तंतुमय प्रोटीन को हम लोग रेशेदार या इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ये होती है हमारी तंतुमय प्रोटीन। ये शरीर में लंबी एक डंडे के समान होती हैं, तो डंडे के समान सीधी होने की वजह से इन्हें तंतुमय प्रोटीन या फाइबर यानी रेशेदार प्रोटीन बोलते हैं इनको। और ये प्रोटीन हमारे शरीर में कई अंगों का, हमारे ऊतकों का निर्माण करती हैं, तो ये प्रोटीन ऐसी आवश्यक होती हैं। प्रोटीन जिसमें उसके कई एग्जाम्पल्स हैं, अल्फा केराटिन, बीटा केराटिन, कोलेजन, एक्टिन, मायोसिन, इलास्टिन, फाइब्रिनोजिन, ये सभी हमारी प्रोटीन आती हैं, हमारी तंतुमय प्रोटीन। इसके बाद दूसरी है गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार नाम से ही लग रहा होगा, गोलाकार यानी जिन प्रोटीन का आकार गोल होता है। ये गोल हो कैसे जाता, होता क्या है, जब ये प्रोटीन सीधी होती हैं तो कुछ अपने आप ही आगे मोड़, अपने आप को ही मोड़ लेती हैं, तो ये गोल हो जाती है, पीछे से ही अपने आप को मोड़ लेती हैं, और मोड़ने की वजह से ये गोल हो जाती हैं, तो इनकी आकृति हो जाती है गोल, तो ये गोलाकार प्रोटीन होती हैं। ये हमारे शरीर में भी पाई जाती हैं। ग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, हिस्टोन है, ग्लूटेनिन है, प्रोलैमिन्स है। इन सभी प्रोटीनों के काम आपको हम आगे स्लाइड में बताएंगे। अभी इसी में हम लोग देखेंगे ये प्रोटीन किस में आती हैं। अब विशिष्ट भूमिका के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण हम लोग अगली स्लाइड पे करेंगे। पहले देखेंगे हम लोग रासायनिक संयोजन के आधार पे। रासायनिक संयोजन यानी इनका केमिकल बॉन्ड के आधार पे अगर हम देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, सिंपल जो नॉर्मल तरीके की प्रोटीन होती हैं, जो नॉर्मल में यानी जो सीधे सीधे बनती हैं हमारी प्रोटीन, वो ये होती हैं तंतुमय प्रोटीन, और गोलाकार प्रोटीन ये होती हैं हमारी सरल प्रोटीन। इसके बाद आता है सभी तंतुमय और कुछ गोलाकार प्रोटीन सरल प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आता है संयुग्मी प्रोटीन। जब 2 सरल प्रोटीनों के जुड़ने से बनती हैं ये संयुग्मी प्रोटीन। युग्म माने होता है जोड़ा, तो जोड़े के आधार पर ये प्रोटीन बनती हैं। ये हमारे शरीर में न्यूक्लियोटाइड, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, होमोप्रोटीन, इन सभी प्रोटीनों के कार्य जो हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इनके बारे में जानते हैं। अगला है डिराइव्ड प्रोटीन यानी व्युत्पन्न प्रोटीन। जो प्रोटीन एक प्रोटीन से उत्पन्न से दूसरी प्रोटीन उत्पन्न होती है उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे ये प्रोटीन प्रोटीओजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड के रूप में मिलती हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग विशिष्ट भूमिका के आधार पे। तो आइए देखते हैं विशिष्ट भूमिका के आधार पे प्रोटीन का वर्गीकरण। विशिष्ट भूमिका के आधार पे सर्वप्रथम देखेंगे विशिष्ट भूमिका के आधार पे प्रोटीन का वर्गीकरण जो होता है वो होता है, सबसे पहला नंबर है हमारा संरचनात्मक प्रोटीन। ये अभी आप लोगों ने जितनी प्रोटीन अभी पिछले देखा है तो वही प्रोटीन आपको इसमें भी पढ़नी है, लेकिन होता क्या है इसको अलग से भागों में इसलिए बांटा गया है ताकि ये सभी का समूह है। ये इसमें रासायनिक संयोजन की प्रोटीन और
पहली प्रोटीन जो आपकी है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपकी दिखाता है विशिष्ट भूमिका, यानी इनकी शरीर में एक विशिष्ट भूमिका होती है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो विशिष्ट भूमिका के आधार पर नंबर 1 पे प्रोटीन आती है हमारी संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन जो हमारे शरीर के ऊतकों, अंगों का निर्माण करे, जो शरीर की कोशिकाओं के साथ जोड़कर हमारी कोशिकाओं में उपस्थित रहकर ऊतकों का निर्माण करती है। आप सभी लोग जानते हैं कोशिका यानी सेल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, वो है सेल। तो सेल जो कोशिका जो होती है, यही कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारे अंग बनते हैं, अंग से हमारा अंग तंत्र, और यही अंग तंत्र का समूह ही टोटल हमारा शरीर बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। तो जो संरचनात्मक प्रोटीन है, ये संरचनात्मक प्रोटीन के भाग होते हैं हमारे अल्फा क्रेटीन, बीटा क्रेटीन, कोलेजन, इलास्टिन, जो भी आपको पिछली स्लाइड में बताया भी था। तो ये होते हैं हमारे संरचनात्मक, यानी जो शरीर की हमारी संरचना का निर्माण करें। दूसरा है एंजाइम प्रोटीन। प्रोटीन हमें एंजाइम के रूप में मिलती है। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे एंजाइम होते हैं, वो सभी एंजाइम, तो यहाँ पे लिखा है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम, जितने भी एंजाइम हैं पूरी प्रकृति में मौजूद हैं, सभी एंजाइम हमारे प्रोटीन हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हो ऐसा आवश्यक नहीं है, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। जैसे हमारे शरीर में आमाशय में उपस्थित होते हैं पेप्सिन है, और भी उपस्थित रेनिन है, टेनिन है, ये ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम है। तो ये सभी की हमारे शरीर में विशिष्ट भूमिका होती है, और ये सभी की विशिष्ट भूमिका होती है, सभी का अलग अलग कार्य भी होता है। इसीलिए ये एंजाइम प्रोटीन का भी कार्य करते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में काफ़ी उपयोगी है। अब आगे देखेंगे तीसरा हम लोग नियामक प्रोटीन, इसे बोलते हैं हम लोग रेगुलर प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन। नियामक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जो हार्मोन के रूप में हमारे शरीर में कार्य करती है, यानी हम हार्मोन जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से, बाह्यस्रावी ग्रंथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी हार्मोन निकलते हैं, ऐसे हार्मोन का जो संश्लेषण करती है, जो पूरी उनकी क्रिया करती है, वो प्रोटीन नियामक प्रोटीन कहलाती है। नियामक प्रोटीन के अंतर्गत ही इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, जितने भी हमारे वृद्धि हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन है, अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन है, ये सभी हमारे आते हैं नियामक प्रोटीन में। यहाँ पर एक बात और बता दी जाए, इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन प्रकृति में सबसे पहले खोजा गया हार्मोन के रूप में प्रोटीन इंसुलिन हार्मोन ही है। नेक्स्ट देखेंगे गतिशील प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग, जैसे इंग्लिश में गति को बोलते हैं मोशन, तो मोशन से ही बनता है मोटिलिटी प्रोटीन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोटिलिटी प्रोटीन। तो मोटिलिटी प्रोटीन ये हमारी पेशियों में होता है, हमारे शरीर में, क्योंकि पेशियां हमारी संकुचनशीलता का कार्य करती हैं, पेशियां हमारी चलने गतिशील होती हैं, इसीलिए इनको गतिशील प्रोटीन में रखा गया है। तो एक्टिन और मायोसिन ये हमारी गतिशील प्रोटीन में आती हैं। इसी में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग परिवहन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जिनका शरीर में एक विशिष्ट काम होता है, जो शरीर में विशिष्ट भूमिका निभाती हैं। ऐसी प्रोटीन जो हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक संचरित होती है, जैसे कि रुधिर। तो रुधिर क्या है? रुधिर हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे से तीसरे में, पूरी शरीर में संचरित होता रहता है। तो रुधिर में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है ग्लोबिन, वो ग्लोबिन का जो भाग होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जिसे हम लोग HB कहते हैं, ये एक परिवहन प्रोटीन में ही आता है। इसके अलावा रुधिर में ही भाग होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में जो पाया जाता है सीरम हो। इसके अलावा लाइपोप्रोटीन, ये लाइपोप्रोटीन क्या करती है? हमारी वसा, यकृत में उपस्थित वसा को बदलती है, उसका परिवहन करती है, वसा से ऊतकों में पहुंचाती है, यही वसी ऊतकों में पहुंचते हैं हमारे। तो ये सभी हमारी परिवहन प्रोटीन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रक्षात्मक प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन, नाम से ही लग रहा होगा रक्षात्मक, यानी ऐसी प्रोटीनें हमारे शरीर में, कोशिकाएं जो होती हैं प्रोटीनों का भंडार हैं। यही प्रोटीनों की संख्या इनमें हजारों की तादाद में होती हैं, 50,000 से 1 लाख तक प्रोटीन अणु होते हैं लगभग हमारे शरीर में। तो रक्षात्मक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो हमारे बाहरी हानिकारक सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, वो हमारी रक्षात्मक प्रोटीन होती हैं। लिम्फोसाइट, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, एंटीबॉडीज, आपने नाम सुना होगा इन सभी का। तो जैसे कि आपको लिम्फोसाइट्स, T4 लिम्फोसाइट्स, जैसे व्यक्ति को जब एड्स भी हो जाता है, ये WBC का ही भाग है लिम्फोसाइट्स।
तो ये लिम्फोसाइट्स कणिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधी होती हैं, हमारे शरीर की रक्षा करती हैं अब बाहरी स्रोतों से, बाहरी आक्रमणकारी जीवों से। फाइब्रिनोजन ये रुधिर का थक्का बनाने, जब व्यक्ति को चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद डॉक्टर जैसे उसको दवाई देते हैं तो रुधिर का थक्का बनाने के लिए भी ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन का ही प्रयोग किया जाता है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन रुधिर में थक्का बनाती ताकि व्यक्ति की चोट सूख सके जल्दी से। आगे देखेंगे हम लोग पोषक प्रोटीन, तो इसको तो नाम से ही सभी लोग जानते होंगे पोषक प्रोटीन। पोषक प्रोटीन होता क्या है? पोषक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर में पोषण करें, हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक हो, हमारे शरीर की मरम्मत में सहायक हो, ऐसी प्रोटीन कहलाती हैं हमारी पोषक प्रोटीन। तो पोषक प्रोटीन विभिन्न पदार्थों से, विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन हमारी कहलाती हैं पोषक प्रोटीन। कैसीन, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है कैसीन, दूध का रंग सफेद भी कैसीन की वजह से ही होता है। कैरोटीन, गाय का दूध, देखो दूध अलग है, सभी जीवों का दूध सफेद होता है, लेकिन गाय का दूध अगर आप देखोगे तो हल्का पीला होता है। तो गाय का दूध का रंग, ये कई बार पेपर में आ भी चुका है कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है। मैंने आपको काइटिन के बारे में बताया था, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वहां पे एक चीज बताई थी कि आप लोग इसको अंतर समझ लीजिएगा, काइटिन, कैरोटीन और किरेटिन, ये चीजों में, तीनों में नाम सुनने में एक जैसे ही देखते हैं, लेकिन ये तीनों चीजें अलग है। काइटिन, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। जितने भी फंगस हैं, फंगसों की यानी कवकों की जो भी कोशिका भित्ति होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कैरोटीन एक प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कैरोटीन एक प्रोटीन है। और प्रोटीन की संरचना क्या है कि कैरोटीन की वजह से ही गाय के दूध का रंग जो होता है हल्का पीला होता है। कैरोटीन के कारण ही जो पत्तियां हरी से पीली होने लगती हैं वो कैरोटीन की वजह से ही होने लगती हैं। जैसे कि जब तक पत्ती पेड़ से जुड़ी है तो वो हरी होगी, और हरी होने का कारण आप सभी लोग जानते हैं क्लोरोफिल होता है, लेकिन जब पत्ती पेड़ से टूट जाती है तो पीली होने लगती है, और यह पीलापन उसका कैरोटीन की वजह से होता है। किरेटिन, किरेटिन आप लोगों ने जानते होंगे, हमारे शरीर में बाल, सींग, नाखून, खुर, जीवों के शरीर में ये सभी पाए जाते हैं। इन सभी के निर्माण में जो प्रोटीन आवश्यक होती है वो होती है किरेटिन प्रोटीन। जो बालों की मजबूती को भी दिखाती है वो प्रोटीन होती है किरेटिन प्रोटीन। अब नेक्स्ट इसी में आपको पोषक पदार्थों में देखेंगे, मक्का में भी देखेंगे तो जाइंस प्रोटीन। अब काफी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं अब आगे प्रोटीन से संबंधित प्रमुख तथ्यों को हम लोग जानते हैं। यहां पर प्रोटीन से संबंधित प्रमुख तथ्य, ऐसे तथ्य हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, पिछले कई सालों में आए भी हैं तथा इनके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम पहला तत्व है हमारा प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारी कोशिकाओं के अणुओं में प्रोटीन कई सारी तादाद में होते हैं, हजारों की तादाद में प्रोटीन होती हैं। ये प्रोटीन हमारे शरीर की रूपरेखा का निर्माण भी करते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिक जैसे रूपरेखा है, जीन्स के लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में जो प्रोटीन की पूरी रूपरेखा बनती है उनमें जो अणु उपस्थित होते हैं वो भी प्रोटीन के ही होते हैं। प्रोटीन जीव द्रव्यों में भी होती है, ऊतकों के निर्माण में। अभी जैसे आपको पिछली स्लाइड में आपको बताया कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन हमारे ऊतकों के निर्माण में भी सहायक है, ऊतकों से हमारे अंग भी बनेंगे। प्रोटीन का सबसे प्रमुख कार्य, सबसे इसेंशियल, सबसे प्रमुख कार्य जो है वो है शरीर की वृद्धि और मरम्मत। शरीर की वृद्धि और मरम्मत, यहाँ पे वृद्धि की बात है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटीन लेना चाहिए शरीर में, जो भी व्यक्ति, लेकिन आजकल के ज़माने में खान पान ऐसा हो गया कि व्यक्ति को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसका शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है धीरे धीरे। आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, बहुत ही कम उम्र में चश्मा लग जाता है, आंखों की शक्ति उनकी कम होने लगती है। वो इसलिए है क्योंकि उनका खान पान सही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रोटीन की वजह से बच्चों में काफ़ी समस्याएं भी हो जाती हैं। प्रोटीन की वजह से बच्चों में क्वाशरकोर और मेरस्मस जैसे रोग भी हो जाते हैं।
क्वाशरकोर क्या होता है? प्रोटीन की कमी से इसमें क्वाशरकोर में हाथ पैर बच्चे के पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल आता है, ये क्वाशरकोर में हो जाता है। और जबकि मैरस्मस एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, बच्चा सुस्त हो जाता है, काम करने में आलसी हो जाता है, ये मैरस्मस होता है। यानी कि जबकि बच्चे की उम्र एक ग्रोथ ईयर्स होते हैं, उसके बढ़ने की उम्र होती हैं, तब बच्चे के साथ ये ऐसे होने लगता है। ये क्यों है? आजकल के ज़माने में खाद्य पदार्थों के अच्छा खान पान ना मिल पाने की वजह से। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि का कार्य करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका 50 किलो वजन हम मान लें, उस 50 किलो वजन वाले व्यक्ति को पर डे 40 से 50 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है, उसे पर डे के हिसाब से 40 से 50 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। एक यदि व्यक्ति कोई गर्भवती महिला है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन, और यदि कोई स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसे बच्चों को स्तनपान कराने के लिए उस महिला को 75 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। तो जिन महिलाओं की डिलीवरी होती है हाल ही में, तो उनको प्रोटीन बढ़ाने के लिए दिया जाता है, काफ़ी प्रोटीन की मात्रा दी जाती है ताकि बच्चे का स्वास्थ्य हो सके। क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा जो पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है वो माँ के दूध की ही होती है, और माँ के दूध वो बनेगा तभी जब उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता हो पाएगी। अब इसी में देखेंगे हम लोग कि बच्चों में आगे प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर और मैरस्मस रोग हो जाते हैं। प्रोटीन दूध, मांस, अंडा, मछली, मूंगफली, दालें, सोयाबीन, मटर, इन सभी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है, और इन सभी पदार्थों में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो होती है सोयाबीन। इसको याद रखना सभी लोग। प्रोटीन कई बार पेपर में आ भी चुका है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा वो सोयाबीन में होती है। 38 से 40% मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन और वसा की संयुक्त मात्रा अगर सर्वाधिक होती है तो वो नारियल में भी मिलती है, मूंगफली में भी मिलती है। मूंगफली के अलावा इसमें आता है सोयाबीन। अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। आपको बताया था हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रकृति में 20 अमीनो अम्ल हैं, जिसमें हमारे शरीर में 10 पहले से मौजूद होते हैं और 10 हमें बाहरी स्रोतों के माध्यम से लेने पड़ते हैं। तो जो 10 बाहरी स्रोतों के माध्यम से लेने पड़ते हैं उनमें अलग अलग अमीनो अम्ल भी उपस्थित होते हैं, जिसमें से कुछ अमीनो अम्ल वयस्कों में तो होते हैं लेकिन बच्चों में नहीं होते हैं। इसीलिए आर्जिनिन और हिस्टिडीन 2 ऐसे अमीनो अम्ल हैं, ये बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं, इन्हें बच्चों को देना पड़ता है, लेकिन ये वयस्कों में अपने आप पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि आपको 2 अमीनो अम्ल के बारे में और बताते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारी प्रकृति की नाइट्रोजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम पूरे 20 अमीनो अम्ल में जो सर्वप्रथम हमारे प्रवेश करती है, तो उनमें जो प्रवेश द्वार का जो अमीनो अम्ल कार्य करते हैं वो ग्लूटेमेट और ग्लूटेमीन, ये 2 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो प्रकृति की नाइट्रोजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उसमें आवश्यक होते हैं। ये जीव शरीर में प्रवेश द्वार का कार्य करते हैं, गेटवे का कार्य करते हैं। आगे देखेंगे कि एक सजीव या मृत कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक पदार्थ क्रमशः जल एवं प्रोटीन। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, हमारे शरीर में 57 से 65% भाग जल का होता है और 15% भाग 14 से 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। आगे देखते हैं इसी में, आइए। अब यहाँ पे जानेंगे जितनी भी अभी तक हम लोग प्रोटीन अभी तक पढ़ते हुए आए हैं उन सभी प्रोटीनों के कार्यों के बारे में। प्रोटीन के बारे में सर्वप्रथम आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक जितना पढ़ाया है उन सब का ये सार है, और इन सभी के सार में पेपर में जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर इनसे ही आएंगे। तो अतः इन्हें ज़रूर अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तथा इनको आगे लिखने के लिए याद भी करते जाइएगा, ताकि ये पेपर में आपको परीक्षोपयोगी प्रश्न आपको मिलते रहें। आइए देखते हैं। पहली प्रोटीन है हमारी कैसीन। तो कैसीन के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कैसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन। दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है?
तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कैसीन, या फिर क्वेश्चन ऐसा है कि दूध का सफेद रंग किस कारण होता है, वो होता है हमारा कैसीन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट है कैरोटीन। कैरोटीन क्या है, गाय के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो होती है कैरोटीन। यहाँ तक कि गाय के जो दूध का रंग जो हल्का पीला, जो गाय के दूध का जो रंग हल्का पीला होता है वो भी कैरोटीन की वजह से ही होता है। इसके बाद है क्वेश्चन आता है कि दालों में कौन सी प्रोटीन, दालों में भी प्रोटीन पाई जाती है सर्वाधिक, तो दालों में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दालों में प्रोटीन पाई जाती है प्रोलामीन। नेक्स्ट है मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मक्का में पाई जाती है हमारी जिन या जाइन। अनाजों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अनाजों में पाई जाती है ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स या ग्लूटिन, तो ग्लूटिन प्रोटीन सी इसमें पाई जाती है। यहाँ तक कि आपको इसमें ग्लाइडिन, एक ये है ग्लाइडिन प्रोटीन गेहूं में पाई जाने वाली, ये स्पेशल है। अगर यहाँ पे अनाज में यहाँ पे लिखा हो तो गेहूं और चावल मिक्स लिखा होता तो भी ये ग्लूटिन या ग्लूटेलिन्स प्रोटीन पाई जाती है। कुछ दिन पहले एक प्रकरण था कि ITC कंपनी है, उसने उसका जो आशीर्वाद आटा आता है, उसका आशीर्वाद आटे में उसको आटे को मारने पर उसमें ये दिखाया जा रहा था कि आटे को मारने पर आटा खिसता है, उसमें ऐसा लगा था कि उसमें फाइबर डला हुआ है, तो चिंगम की तरीके से वो खिसता था आटा। तो इस चीज़ का लोगों ने काफ़ी विरोध किया जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे देश में खाद्य पदार्थों को कभी तभी लॉन्च किया जाता है जब हमारे देश में संस्था है FSSAI, फूड सैंपल सर्वे ऑल इंडिया, जो होती है ये हमारी खाद्य पदार्थों को पहले पूरा संरक्षण करती है, देखती है, तभी इस चीज़ को लॉन्च करती है, तभी इसकी अनुमति के बाद ही मार्केट में कोई खाद्य पदार्थ आता है। तो इसने बताया था कि जो आटा है उस आटे में ग्लूटिन प्रोटीन है, तो ग्लूटिन प्रोटीन की वजह से जितना प्रोटीन ये होगी उस आटे में उतना ही वो पदार्थ अच्छा होगा। तो ग्लूटिन प्रोटीन ये अनाजों में होती है, तभी ग्लूटिन प्रोटीन की वजह से ही वो आटा वो खिंचता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि फाइबर डाला हुआ या मिलावट का आटा, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि बाद में शोधों में पाया गया। आइए सी आगे देखेंगे अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर अंडे में अगर प्रोटीन एल्ब्यूमिन लिख के नहीं आता है पेपरों में तो ऑप्शन में आएगा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का ही भाग होता है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है कपास में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ये कपास से मिलने वाली प्रोटीन होती है, कपास काली मिट्टी में होता है और ये कपास यानी कॉटन जो मिट्टी होती है कीटनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है और ये प्रोटीन होती है हमारी गॉसिपिन। गॉसिपिन प्रोटीन के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रेशम। कल आपको आपको वीडियो में बताया था, आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेशम का जो धागा होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जबकि कॉटन का जो कपड़ा होता है उसका जो धागा होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। यहाँ पर रेशम की जो प्रोटीन होती है वो फाइब्रोइन प्रोटीन होती है जो रेशम का कीड़ा बनाता है। और मकड़ियों जो मकड़ी होती है, ये मकड़ी स्पाइडर जो होती है, ये मकड़ी अपने जाले का जो निर्माण करती है वो जाला फाइब्रोन प्रोटीन का ही बना होता है। नेक्स्ट है, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया काइटिन, कैरोटीन और केरेटिन के बारे में। उसमें ये केरेटिन प्रोटीन जो होती है ये हमारे त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक प्रोटीन होती है केरेटिन। नेक्स्ट है हमारी ग्लाइऑक्सिन प्रोटीन। सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वो है हमारी ग्लाइऑक्सिन प्रोटीन। नेक्स्ट देखेंगे तो ये सभी सिर्फ वन वर्ड वाले आंसर हैं, इनको आप लोग आपसे जल्दी याद भी हो जाएंगे और आप लोग इनको देखिएगा। आगे देखते हैं ग्लोबिन प्रोटीन। तो आपको अभी बताया था हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन में जो हीमो वर्ड होता है ये हमारा हीमेटिन से बना होता है, एक लोहे का यौगिक है, ये एक लोहे का यौगिक है, ये हेमेटिन से बना होता है। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होती है और यही हीमोग्लोबिन, ये ग्लोबिन हमारे शरीर में रुधिर में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ले जाता है ताकि हमारे शरीर में रुधिर की पर्याप्त मात्रा भी बनी रहे। ये प्रोटीन क्या करती है, रुधिर में पाई जाने वाली प्रोटीन है हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है। तो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त बहता है तो ये शुद्ध रक्त का जो निर्माण होता है वो ग्लोबिन प्रोटीन यानी ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन का, ऑक्सीजन युक्त रक्त का ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन के प्रोटीन के बारे में, इस प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो हमारा यकृत में होता है और ये प्रोटीन रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती है। जब व्यक्ति को चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद उसमें जो रुधिर का थक्का होता है, क्लॉट जमाती है, वो यही प्रोटीन होती है ताकि व्यक्ति का रुधिर ज़्यादा ना बहे। नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन।
ऐसी प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन हमारी आनुवंशिक लक्षणों को, विकास और वंशागति को देखती है। जो भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो हमारे आनुवंशिक प्रोटीन में हिस्टोन के द्वारा ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन हमारी साइटोक्रोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका श्वसन स्थल भी कहते हैं। तो कोशिका के श्वसन स्थल साइटोक्रोम जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला ऐसा प्रोटीन है जो श्वसन क्रिया को पूर्ण करता है हमारे शरीर में। एटीपी के अणु बनते हैं यहाँ पे बाद में, वो आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाली प्रोटीन है। नेक्स्ट है आपको इलास्टिन। ये इलास्टिन प्रोटीन अभी आपको तंतुमय प्रोटीन के अंतर्गत आपको बताया था। तो ये प्रोटीन लिगामेंट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्नायु व रुधिर वाहिनियों के ऊतकों में पाया जाता है। तो जैसा कि आपको बताया था, जो फाइब्रस प्रोटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन एक डंडे के आकार की होती है और ये शरीर में हमारी ऊतकों का और अंगों के निर्माण में सहायक होती है। तो उसी में एक प्रोटीन होती है इलास्टिन। तो ये प्रोटीन हमारी लिगामेंट्स और रुधिर वाहिनियों में आवश्यक होती है। जो पेशी से पेशी को जोड़े वो लिगामेंट्स में सहायक प्रोटीन होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए, एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन। सभी कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता हेतु उपयुक्त प्रोटीन। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था इस प्रोटीन के बारे में, जब आपको गतिशील प्रोटीन के बारे में बताया था। तो गतिशील प्रोटीन क्या था? गतिशील प्रोटीन यानी वो प्रोटीन जो हमारे शरीर में पेशियों के संकुचन को आवश्यक होती है, यानी एक पेशी से दूसरी पेशी में गतिशीलता को बनाए रखने में आवश्यक है, वो प्रोटीन है हमारे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। एंटीबॉडीज, ये सभी लोगों ने नाम सुना होगा एंटीबॉडीज। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारे शरीर की रक्षा करती हैं बाहरी जीवों से, बाहरी सूक्ष्म जीवों से जो आक्रमण करते हैं हमारे शरीर की इन कोशिकाओं को रक्षा करने के लिए एंटीबॉडीज ही आवश्यक होती हैं। ये एंटीबॉडीज शरीर की हानिकारक पदार्थों, जो भी हम खाते हैं, आक्रमणकारी जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है एंटीजन। तो एंटीजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एंटीजन के बारे में पता किसने लगाया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंटीजन क्या है? रुधिर में आरबीसी में पाई जाने वाली ऐसी प्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी वजह से रुधिर की भिन्नता, हम सभी का रक्त एक जैसा नहीं होता। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो ऐसा नहीं है, सभी की रक्त में भिन्नता होती है। तो ये जो भिन्नता है वो रक्त की भिन्नता अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ही होती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन ये चेक किया था कार्ल एंड स्टीनर ने ही इस ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव के शरीर में रक्त की भिन्नता होती है। उस रक्त की भिन्नता का कारण, यदि हम ऐसे ही किसी व्यक्ति को बिना जांच किए रक्त दे देंगे तो उस व्यक्ति के शरीर में वो रक्त चिपक जाएगा और रक्त का संवहन नहीं हो पाएगा, परिसंचरण नहीं हो पाएगा, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। तो इस वजह से रक्त की पहले जांच की जाती है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा नहीं है। समान ब्लड ग्रुप वाले को ही समान रक्त दिया जाता है। आइए देखते हैं आगे, लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है जो वसा का यकृत में तथा वसी ऊतकों तक संवहन करती है। तो जो भी हमारा फैट होती है, जो भी वसा होती है, उस वसा को वसी ऊतकों तक यानी त्वचा तक और यकृत तक पहुंचाने का कार्य ये हमारी लाइपोप्रोटीन करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट आपका हो ही गया, प्रोटीन हो गया, अब आगे हम लोग देखेंगे वसा और विटामिन के बारे में। तब तक के लिए जो भी आपको समस्या हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तथा धन्यवाद।